चलिए बच्चों, इन फॉर्मूलों पर अपन एक सवाल करते हैं। आपके पास एक स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म है, इस तरह से। ये आपके पास एक स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म है। ऐसा स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट के लिए 1.4 है और रेड के लिए 1.3 है, ठीक है। और इसका एपेक्स एंगल जो है वो आपके पास 6 डिग्री है, बड़ा 6 डिग्री है, ठीक है। और हमने क्या किया कि इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट पर ऐसे कोई व्हाइट लाइट गिरा दी, बड़ा व्हाइट लाइट गिरा दी इस तरह से। अब व्हाइट लाइट गिरा दी तो ऑफ कोर्स बड़ा 2 बार रिफ्रैक्शन होगा। पहले बार जो लाइट है वो मुड़ेगी, ठीक है, तो तुम देख लोगे, है ना। वायलेट मुड़ेगी थोड़े से ज़्यादा और रेड मुड़ेगी थोड़ा सा कम। लेट्स से वायलेट मुड़ी इस तरह से, पहले ऐसे और फिर ऐसे। ऐसे हमारी जो एक्चुअल लाइट थी वो ऑफ कोर्स बड़ा इस रास्ते पे ऐसे चली जा रही थी। ये हमारी वायलेट वाली जो लाइट है उसका डेविएशन है। रेड वाली लाइट भी बड़ा ऑफ कोर्स मुड़ी है एंड लेट्स से जो रेड वाली लाइट है वो मुड़ी ऐसे। पहले रेड वाली ऐसे की, ये यहाँ पे नॉर्मल, फिर रेड ऐसे मुड़ गई। और रेड जो है उसका डेविएशन मैंने एक बार के लिए डेल्टा आर लिख दिया। इन दोनों के बीच में जो एंगल है ये आपका ऑफ कोर्स एंगल ऑफ डिस्पर्शन है। येलो वाली भी मुड़ी होगी, वो इन दोनों के बीच में। सवाल है फाइंड, पहला सवाल, डेविएशन ऑफ वायलेट लाइट, डेविएशन ऑफ रेड लाइट, एंगल ऑफ डिस्पर्जन, मीन डेविएशन और लास्ट में डिस्पर्सिव पावर। बेटा मैंने सारे के सारे साइन के साथ लिखे चलेंगे ना, मैंने पूरे नहीं लिखे। सबसे पहले बेटा डेविएशन ऑफ वायलेट लाइट। डेविएशन ऑफ वायलेट लाइट विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट -1 इंटू एपेक्स एंगल। बेटा मेरे ख्याल से 0.6 डिग्री आ गया होगा, ठीक है। सॉरी 0.6 डिग्री नहीं यार, कैसी कैलकुलेशन कर रहा हूँ। हाँ बेटा 0.4 इंटू 6 दैट कम्स आउट विद 2.4 डिग्री। पहला सवाल हो गया। रेड का डेविएशन कितना होगा? ऑफ कोर्स मेरा रेड का डेविएशन होगा इस स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म के लिए। रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.3 -1 इंटू एपेक्स एंगल 6 डिग्री, 1.8 डिग्री आ गया। तीसरे सवाल में मुझसे पूछ रहा कि एंगल ऑफ डिस्पर्जन क्या होगा। एंगल ऑफ डिस्पर्जन होगा एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वायलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड। बड़ा 2.4 में से 1.8 माइनस करना तो 0.6 डिग्री आ गया। तो आपका ये आ गया 0.6 डिग्री। सीधा भी लिख सकते थे NV माइनस NR इंटू A दैट कम्स आउट टू बी 0.6 डिग्री, डायरेक्ट लिख सकते थे। अगला पूछ रहा है कि मीन डेविएशन क्या होगा। बेटा मीन डेविएशन मतलब मुझसे ये पूछ रहे हैं कि बताइए येलो वाली लाइट का डेविएशन क्या होगा। अब येलो वाली लाइट का डेविएशन होगा, येलो के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है -1 इंटू एपेक्स एंगल। सर येलो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ ही नहीं है। बेटा दिया हुआ होना चाहिए था। अब नहीं दिया हुआ तो ऐसे नहीं गला पकड़ लेंगे इसका। क्या करें हम, क्या कर लेंगे कि येलो का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हम बोलेंगे कि वो जो होगा वो वायलेट और रेड का एवरेज होगा। मतलब बेटा हम 1.35 ले लेंगे और हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि इट इज 1.35 -1 इंटू ए। ये बेटा कितना है 60। कितना बेटा 2.1 है क्या? ये मेरे पास आ गया 2.1 डिग्री। ये आपका मेन डेविएशन है। अब मुझसे लास्ट सवाल पूछ रहा कि बताइए
कि ये डिस्पर्सिव पावर क्या होगा। डिस्पर्सिव पावर आप थीटा अपॉन डेल्टा भी कह सकते हो, और आप कह सकते हो दैट इज 0.6 अपॉन 21 ही था, सॉरी 2.1, तो दैट इज 6 अपॉन 21, दैट इज बड़ा 2/7, ऐसे भी कह सकते हो। या फिर डिस्पर्सिव पावर आप ऐसे भी कह सकते हो कि डिस्पर्सिव पावर इज सिंपली NV माइनस NR, मतलब 0.1 अपॉन NY माइनस 1। NY है बेटा कितना 1.35 माइनस 1, 1.35 माइनस 1 कितना आ गया 0.35, बेटा मेरे पास ये कितना आ गया 10 डिवाइड बाई 35, बड़ा 5 से गया तो दिस इज ऑफ कोर्स 2/7। कोई यूनिट नहीं होगी, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, ऑफ कोर्स ये आपका आंसर है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको सारे फॉर्मूले बड़े आराम से इसमें याद हुए के होंगे, कोई बहुत बड़ा काम ये नहीं था। आगे चलें, नेक्स्ट इज एक छोटी सी बात और, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म्स। बेटा मान लीजिए कि आपके पास इस तरह से एक प्रिज्म है और ये एक और प्रिज्म है। लेट्स से हमने क्या किया कि इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट पर कोई रे गिरा दी ऐसे, बेटा कोई रे गिरा दी ऐसे। हम जानते हैं कि जो रे होगी बेटा ये वाला प्रिज्म डेविएट करेगा ऐसे, बेटा फिर रे जाएगी फिर रे जाएगी बेटा ऐसे, फिर वापस से डेविएशन होगा, फिर जाएगी ऐसे, फिर वापस से डेविएशन होगा, फिर जाएगी बेटा लेट से ऐसे। मैं एग्जांपल के लिए ऐसा बोल रहा हूं कि मान लेते हैं लेट से कि पहले वाले प्रिज्म ने रे को डेविएट किया इस तरफ Δ1, दूसरे वाले प्रिज्म ने इस तरफ डेविएट किया Δ2, तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि जो नेट डेविएशन आएगा बेटा दैट विल बी ऑफ कोर्स Δ1 प्लस Δ2। दोनों प्रिज्म ने, पहले वाले प्रिज्म ने भी क्लॉकवाइज डेविएट किया, दूसरे वाले प्रिज्म ने भी क्लॉकवाइज डेविएट किया, और नेट डेविएशन आएगा ऑफ कोर्स बेटा Δ1 प्लस Δ2। इसी तरह से आपका एंगल ऑफ डिस्पर्जन भी जुड़ जाएगा, और आप बोल सकते हो कि नेट एंगल ऑफ डिस्पर्जन विल बी θ1 प्लस θ2। आई होप ये वाली बात याद रखना कोई बहुत बड़ा टास्क तो आपको लगी नहीं होगी। इस तरह से अगर प्रिज्म पढ़ें तो कहानी ऐसी होगी। लेकिन अगर मान लीजिए बेटा, मान लीजिए कि कहानी कुछ ऐसी हुई कि प्रिज्म ऐसे है, ठीक है, और इस पर बेटा रे, एक प्रिज्म तो ऐसे है और दूसरा प्रिज्म ऐसे, दूसरा प्रिज्म ऐसे, और हमने कोई रे है ना ऐसे डाल दी, ऐसे डाल दी, कुछ ना होता तो रे यूं निकल जाती। पहले वाले प्रिज्म ने यूं डेविएट किया, अगले वाले प्रिज्म ने यूं डेविएट किया। पहले वाले प्रिज्म ने डेविएट किया है इस तरफ Δ1, अगले वाले प्रिज्म ने डेविएट किया है अपोजिट डायरेक्शन में Δ2। पहले वाले प्रिज्म ने डेविएट किया है क्लॉकवाइज Δ1, दूसरे वाले प्रिज्म ने डेविएट किया है एंटी क्लॉकवाइज Δ2। तो जो नेट डेविएशन आएगा इस केस के अंदर बेटा वो जुड़ेगा नहीं, बल्कि दैट विल Δ1 माइनस Δ2 का मोड, डिपेंडिंग ऑन बेटा कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है। इसी तरह से इस केस में अगर आप मुझसे नेट डिस्पर्जन पूछोगे तो आप कह सकते हो कि नेट डिस्पर्जन कैन बी रिटन एज जुड़ेगा नहीं बल्कि सब्ट्रैक्ट होगा, दैट इज θ1 माइनस θ2 का मोड। तो याद रखना, अगर प्रिज्म्स इस तरह से पड़े होंगे तो उनके डेविएशंस और एंगल ऑफ डिस्पर्जन जुड़ जाएंगे, अगर प्रिज्म इस तरह से अगर पड़े होंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन और डिस्पर्जन जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये है हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म का फंडा। ठीक है, कोई बहुत ऐसे बहुत हाई फाई बात तो लगी भी नहीं होगी, बहुत ही ट्रिवियल सी बात लगी होगी, लेकिन इसके बेसिस पे है ना हम दो स्पेशल कंडीशंस पढ़ते हैं, स्पेशल कंडीशंस पढ़ते हैं, जिसमें से पहली कंडीशन सुनी बेटा, पहली कंडीशन क्या है? पहली वाली कंडीशन है एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। पहली वाली कंडीशन है एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। क्रोमेटिक मतलब समथिंग रिलेटेड टू कलर, एक्रोमेटिक मतलब नो कलर। नो कलर का मतलब ये हो गया कि व्हाइट लाइट डालोगे तो व्हाइट ही निकलनी चाहिए, व्हाइट डालोगे और व्हाइट ही निकलनी चाहिए, इसका मतलब एंगुलर स्प्लिटिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब डिस्पर्जन नहीं होना चाहिए। तो ये कॉम्बिनेशन वो है प्रिज्म्स का जिसके अंदर
डेविएशन तो होगा, है बेटा, डेविएशन तो होगा, लेकिन डिस्पर्जन नहीं होगा। मुझे है ना डिस्पर्जन मना किया गया है। चलो, अगर डिस्पर्जन मना किया गया है तो कैसे कर सकते हो? तो मैंने एक काम किया, एक प्रिज्म लिया मैंने ऐसे, सॉरी, एक प्रिज्म लिया मैंने ऐसे और दूसरा प्रिज्म लिया मैंने ऐसे। दोनों प्रिज्म सेम डायरेक्शन तो ले नहीं सकता था, दोनों मैंने अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए लिया क्योंकि मुझे नेट डिस्पर्जन 0 चाहिए। अगर दोनों प्रिज्म मैंने एक तरफ ही लिए होते तो फिर तो डिस्पर्जन जुड़ जाता। तो मैंने इस तरह से 2 प्रिज्म लिए। पहले वाला जो प्रिज्म है उसका एपेक्स एंगल है A1, दूसरे प्रिज्म का एपेक्स एंगल है A2। पहले वाले प्रिज्म के लिए वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चलो बेटा A1 नहीं, इसे A ले लेते हैं और इसे A डैश ले लेते हैं। इस पहले वाले ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट के लिए है NV, रेड के लिए है NR और येलो के लिए है NY। दूसरा वाला जो प्रिज्म है उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट के लिए है NV डैश, रेड के लिए है NR डैश और येलो के लिए है NY डैश। ठीक है, यहां तक बात ठीक है। अब हुआ क्या कि मैंने इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट पर कोई ना कोई लाइट गिरा दी, व्हाइट लाइट गिराई ऐसे। कुछ नहीं होता तो बेटा ये व्हाइट लाइट जो है ये ऑफ कोर्स यूं चली जाती, यूं चली जाती। अब पहला वाला जो प्रिज्म है वो यूं डेविएट करेगा, दूसरा प्रिज्म यूं डेविएट करेगा। ठीक, मैं एक बार ना येलो के लिए बना के देखता हूं कि येलो के लिए क्या कहानी हुई। लेट से जो येलो है ना उसका मामला ऐसा होता, पहले येलो कलर है यूं, एक मिनट, पहले आपका येलो कलर यूं जाता, सॉरी, पहले आपका येलो कलर यूं जाता, ठीक, और उसके बाद लेट से बेटा येलो कलर यूं चला जाता। पहले वाले ने डेविएट किया है इस तरफ, दूसरे ने डेविएट किया है इस तरफ। लेट से बेटा येलो यूं चला गया, बाकी दोनों, अच्छा, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ डेविएशन तो आया है। डेविएशन किसका चेक करना है? सिर्फ येलो वाले का चेक करना है। ये हमारा एक तरह से मीन डेविएशन है। एक्चुअल रे इधर जा रही थी और येलो वाला इधर जा रहा है, ये हमारा एक तरह से मीन डेविएशन, मीन डेविएशन। अब हुआ क्या कि इस कॉम्बिनेशन के अंदर वायलेट है ना वो यूं गया, वायलेट जो है बड़ा वो यूं गया, जो रेड था बड़ा वो यूं गया। ठीक है, अगली बार फिर से वायलेट यूं गया, रेड रेड बेटा लेट्स से यूं गया और उसके बाद वायलेट गया ऐसे, और रेड गया ऐसे। डिस्पर्जन इस तरह से हुआ कि फाइनल जो रे बाहर निकली, फाइनल जो रे बाहर निकली वो मोर और लेस बड़ा वापस से वाइट ही निकल गई, मोर और लेस बड़ा वापस से वाइट ही निकल गई। डिस्पर्जन में एक बार बेटा डेविएशन डिस्पर्जन इस तरफ हुआ, एक बार डिस्पर्जन इस तरफ हुआ और वापस से व्हाइट लाइट ही निकल गई। व्हाइट लाइट ही इंसिडेंट हुई और व्हाइट लाइट ही आपकी फाइनली निकल गई। इंसिडेंट भी व्हाइट लाइट और जो एमिट हो रही बेटा वो भी व्हाइट लाइट। ऐसा कैसे हो सकता है? सुन रहा बेटा इस बात को।
व्हाइट लाइट आई और व्हाइट लाइट ही बाहर निकली, इसका मतलब हमारा जो नेट डिस्पर्शन रहा होगा वो पक्की बात है कि 0 रहा होगा। नेट डिस्पर्शन इज ऑफ कोर्स मॉड ऑफ θ1 माइनस θ2। एक ने डिस्पर्शन किया इस तरफ, एक ने डिस्पर्शन किया इस तरफ, एंड इट शुड बी इक्वल टू 0। इसके लिए ऑफ कोर्स θ1 शुड बी इक्वल टू θ2, इसके लिए इसका डिस्पर्शन शुड बी इक्वल टू इसका डिस्पर्शन, और हम बड़े आराम से कह सकते हैं NV माइनस NR इंटू A, ये बड़ा डिस्पर्शन का फॉर्मूला है, शुड बी इक्वल टू इसका डिस्पर्शन बड़ा, दैट इज NV डैश माइनस NR डैश इंटू ऑफ कोर्स A डैश। दिस इज द कंडीशन फॉर एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। याद रखने लायक कंडीशन नहीं बेटा, ऐसे कोई बहुत हाई फाई कंडीशन थोड़ी, बट फिर भी लिख रहा हूं कि दिस इज द कंडीशन फॉर एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। कल को अगर 3 प्रिज्म होंगे हम तब भी निकाल लेंगे। कुल मिलाकर एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन में करना क्या है, नेट डिस्पर्शन को 0 करना है। दोनों प्रिज्म एक तरफ रखते तो फिर तो डिस्पर्शन 0 हो ही नहीं सकता था। ठीक है, आई होप बेटा ये वाली कंडीशन आप लोग समझ गए होंगे। याद आपको रहे ना रहे कोई बहुत बड़ा फर्क इसमें नहीं पड़ता। ठीक है, अब मैं एक बात और बोलूँगा बेटा, कोई बच्चा कहते हैं सर इसमें नेट डेविएशन कितना होगा। बेटा नेट डेविएशन जो होगा बेटा दैट विल बी ऑफ कोर्स δ1 माइनस δ2। अब तुम इस बात को जानते हो कि पहले वाले प्रिज्म के लिए थीटा अपॉन डेल्टा, ये इस प्रिज्म का ओमेगा है। बेटा क्या है, ओमेगा। ओमेगा मतलब डिस्पर्सिव पावर। तो जो δ1 लिखा हुआ है उसकी जगह बेटा आराम से लिख सकता हूं θ1 अपॉन ω1। ये जो दूसरे वाले प्रिज्म का जो डेविएशन है इसको मैं लिख सकता हूं दूसरे वाले प्रिज्म का डिस्पर्जन अपॉन उसका ω2। θ1 और θ2 तो सेम है, उसको तो हम बाहर निकाल सकते हैं। तो θ1 और θ2 तो सेम है, θ1 θ2 सेम, उसको बाहर निकाल लिया और मेरे पास बड़ा ब्रैकेट में क्या बच गया, 1 अपॉन ω1 माइनस 1 अपॉन ω2। तो आपका इस बार डिस्पर्जन 0 हुआ लेकिन डेविएशन 0 नहीं हुआ। डेविएशन 0 तब हो सकता है जब ω1 और ω2 बराबर हो, मतलब ये वाला मीडियम और ये वाला मीडियम दोनों का डिस्पर्सिव पावर बराबर हो। डिस्पर्सिव पावर तो बराबर तब होंगे जब ये वाला मीडियम और ये वाला मीडियम सेम होंगे, और अगर ये दोनों मीडियम सेम नहीं होंगे तो डिस्पर्जन तो 0 है लेकिन आपका मीन डेविएशन 0 नहीं है। तो आप कह सकते हो इस बात को, इफ टू प्रिज्म्स आर ऑफ different medium, then if net dispersion is 0, then net deviation cannot be equal to 0। नेट डेविएशन 0 होने के लिए ω1 और ω2 को बराबर होना पड़ेगा, और वो बराबर बड़ा सिर्फ कब होंगे, जब दोनों का मीडियम सेम होगा। ठीक है, कोई याद करने वाली बात तो लगी नहीं होगी इसमें बेटा, कोई याद करने वाली बात थी भी नहीं। मैं कहाँ से बताऊँ बेटा, मैं ऐसे तो कह नहीं सकता कि और बहुत ही तगड़ा फॉर्मूला है इसे याद कर लो, खुद ही निकाल लो कि मान लो कभी फंस आ गए तो निकाल लेना। बेसिक अर्थ समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन का बेसिक अर्थ क्या है। एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन का बेसिक अर्थ ये है कि मुझे डिस्पर्जन को 0 करना है। कल को अगर तीसरा प्रश्न दे दिया ऐसे करके तो मैं क्या करूँगा, θ1 माइनस θ2 प्लस θ3 इक्वल्स टू 0, दैट्स इट। अगर मान लो कि तीसरा प्रिज्म मैंने ऐसे लगा दिया तो इन दोनों की डायरेक्शन तो सेम हो गई, इसकी अपोजिट हो गई, तो θ1 माइनस θ2 प्लस θ3 इक्वल्स टू 0। कोई फॉर्मूला तो निकालते फिरेंगे अपन लोग, है ना। ठीक है, आई रियली होप बेटा सारी बात आपको समझ में आ ही गई है। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट एक और बेटा, इसका उल्टा डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन के अंदर डेविएशन नहीं होगा नेट, या फिर बेटा ऐसे लिखो, डिस्पर्जन होगा विदाउट डेविएशन। व्हेन आई से विदाउट डेविएशन तो कौन से वाले कलर की बात कर रहा हूं, तो आप बोलो सर अलग अलग कलर की बात नहीं कर रहे हो, नेट डेविएशन 0 करना है। इस बात का मतलब है कि आप एवरेज की बात कर रहे हो। एंड व्हेन आई से कि आई एवरेज की बात कर रहा हूं, आई मीन दैट मैं किसकी बात कर रहा हूं, येलो कलर की बात कर रहा हूं। तो अगेन बेटा मुझे नेट डेविएशन 0 करना है, तो मुझे ऑफकोर्स बेटा 2 प्रिज्म तो रखने ही पड़ेंगे, है ना।
और जो प्रिज्म होंगे वो अगेन बेटा दोनों सेम साइड में ना होकर अपोजिट साइड में होने जरूरी है, ठीक है। ये बेटा दो प्रिज्म, पहले वाला जो प्रिज्म है इसका एपेक्स एंगल ए, दूसरे का एपेक्स एंगल ए डैश, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NV, NR और NY है वायलेट, रेड और येलो के लिए। दूसरे वाले प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट के लिए NV, रेड के लिए NR और वो येलो के लिए NY डैश डैश डैश, ठीक है। अब हमने इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट पर बड़ा कोई ना कोई व्हाइट लाइट गिरा दी ऐसे। कुछ भी ना होता तो ये व्हाइट लाइट जो है ऐसे गुजरती बेटा। लेकिन हम जानते हैं कि बेटा कुछ ना कुछ तो चक्कर हुआ ही है। मैं एक बार के लिए सारा काम जो है वो येलो के लिए करके दिखाता हूँ। येलो वाली जो लाइट है वो लेट से बेटा पहले ऐसे आई, और फाइनली रे यूं निकल गई। जो फाइनल रे निकली है वो जो एक्चुअल में रे जिस तरफ जानी चाहिए थी उसी तरफ जा रही है। ये दोनों पैरेलल है। अगर ये दोनों प्रिज्म ना होते तब भी रे यूं जा रही है, और फाइनली बेटा आपकी जो मीन रे है, मीन रे कौन सी आपकी येलो वाली, वो भी वैसे जा रही है। सर ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। पहले वाले प्रिज्म ने जरूर येलो का डेविएशन इस तरफ किया होगा, दूसरे वाले पे क्या होता है डेविएशन इस तरफ किया होगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो गया होगा? सेम। देखो चेक करो, पहले वाले ने डेविएशन किया है Δ1 क्लॉकवाइज, दूसरे वाले ने किया है Δ2 एंटी क्लॉकवाइज। जरूर Δ1 और Δ2 बराबर हो गए होंगे। जो आपके ब्लू और वायलेट है, सॉरी आपका जो वायलेट और रेड है उनकी कहानी बेटा बोल देता हूँ। वायलेट ऐसे कहीं आ गया होगा, फिर ऐसे कहीं आ गया होगा, फिर बेटा फिर ऐसे कहीं आ गया होगा। जो आपका रेड है वो मेरे बच्चे काफ़ी हद तक ऐसे आ गया होगा, ऐसे आ गया होगा, फिर ऐसे आ गया होगा। फाइनली सॉरी नेट डिस्पर्जन जरूर है। आखिर में जो लाइट निकल रही है वैसे वाइट लाइट नहीं निकल रही। हाँ, डेविएशन जरूर है। डेविएशन किसका जीरो है? डेविएशन जीरो है किसका? मीन का। मीन कौन है? येलो। बाकी येलो का भी डेविएशन मैंने जीरो किया है, रेड का और वायलेट का डेविएशन मैंने जीरो नहीं किया है। और ऐसे केस में आप कह सकते हो देयर इज डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। विदाउट डेविएशन किसका? मीन का। मीन कौन? येलो। सिंपल। चले करें। चलो बेटा, मुझे डेविएशन जीरो करना है। मैं जानता हूं कि नेट डेविएशन इज सिंपली, जिस तरह से दोनों प्रिज्म रखे हुए हैं, नेट डेविएशन शुड बी इक्वल टू Δ1 माइनस Δ2। ठीक है ना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रखे हुए थे। मुझे ये जीरो करना है। ये जीरो तभी होगा जब Δ1 इक्वल्स टू Δ2। सर डेल्टा लिख कौन से रहे हो? ऑफ कोर्स बेटा येलो के लिए, मीन के लिए। पहले वाले प्रिज्म में येलो का डेविएशन क्या होगा? आप बोलोगे सर ऑफ कोर्स NY माइनस 1 इंटू ए। दूसरे वाले प्रिज्म में येलो का डेविएशन क्या होगा? ऑफ कोर्स NY डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। ले बेटा, अगर आपको ऐसे याद ही करने का मूड हो कि सर मुझे तो फॉर्मूला याद करा दो, तो मैं कहूंगा कि दिस इज द कंडीशन फॉर डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन। ये ले बेटा। और जो समझदार बच्चा है वो कहेगा सर क्या फालतू बात है, अगर कल को 3 या 4 या 5 पे प्रिज्म आ गया ना तो तब भी कर लूंगा। तीसरा प्रिज्म अगर इस तरह से लगा दिया तो कहूँगा Δ1 माइनस Δ2 प्लस Δ3 इक्वल्स टू 0। मुझे तो समझ में आ गया ना कि डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन हम उसको बोलेंगे जिसके अंदर मुझे नेट डेविएशन जीरो करना है। डेविएशन मुझे लिखना आता है। प्रिज्म अगर सेम साइड में होंगे तो डेविएशन ऐड करने हैं, अपोजिट हुए ऐसे तो माइनस करना है। कौन सा बड़ा काम है? फिर भी किस बच्चे को लगता है कि मैं तो फॉर्मूला याद करने में शौकीन हूँ तो बड़ा फॉर्मूला याद कर सकते हो, अदरवाइज लॉजिक तो कितना ऑब्वियस है। क्या सर इस केस में आपका डिस्पर्जन जीरो नहीं हो जाएगा? सर डिस्पर्जन में तो माइनस आ रहा है। देख लेते हैं कि क्या कहीं डिस्पर्जन तो जीरो नहीं है।
अगर मैं आपसे पूछूं कि इस केस में डिस्पर्जन क्या होगा तो आप बोलोगे दैट इज ऑफ कोर्स θ1 माइनस θ2। देखो बेटा, थीटा अपॉन डेल्टा को हमने ओमेगा बोल रखा है, तो इस प्रिज्म का जो थीटा होगा उसे मैं बड़े आराम से बोल सकता हूं कि इस प्रिज्म का जो डेल्टा था टाइम्स इस प्रिज्म का जो ओमेगा है, ओमेगा मतलब डिस्पर्सिव पावर, इस प्रिज्म का जो डिस्पर्सिव एंगल ऑफ डिस्पर्जन होगा उसको हम लिख सकते हैं एंगल ऑफ डेविएशन टाइम्स ऑफ कोर्स बेटा इसका जो भी डिस्पर्सिव पावर है। डेल्टा 1 डेल्टा 2 तो सेम है, उसको बाहर निकाल लो, ब्रैकेट में क्या बच गया, ऑफ कोर्स ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। यार जीरो तो हो सकता है कब, जब ओमेगा 1 और ओमेगा 2 बराबर हो गए, देन ओमेगा 1 और ओमेगा 2 बराबर हो गए, इसका मतलब ये वाला ग्लास और ये वाला ग्लास तो सेम है। अगर ये ग्लास डिफरेंट हुए तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 अलग अलग होंगे, और अगर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 अलग अलग होंगे तो आपका जो डिस्पर्जन है वो जीरो नहीं होगा। मीन डेविएशन भले ही जीरो हो गया हो लेकिन आपका डिस्पर्जन जीरो नहीं होगा। तो आप कहना चाहो तो कह सकते हो इस बात को कि इफ prisms are of different medium, then if mean deviation is zero, then net dispersion cannot be zero। ये बेटा मैंने सारी की सारी कहानी दो प्रिज्म के लिए बताई है, ठीक। आई होप बेटा तुम सारी सारी कहानी समझ ही गए होंगे, बहुत ही आसान सी बात भी थी। और फॉर्मूले देख लो बेटा, आपको लगता हो कि हाँ कोई बहुत ही तगड़ा फॉर्मूला सर ने लिखा है तो याद कर लो, अदरवाइज कोई इतना बहुत बड़ा टास्क है नहीं, ठीक। चलिए बच्चों, इन फॉर्मूलों के बेसिस पे मैं आपसे कुछ सवाल पूछ लूँ। आपके पास मेरे बच्चे कहानी कुछ ऐसी है, ये एक प्रिज्म, ये एक दूसरा प्रिज्म। इस प्रिज्म का जो एपेक्स एंगल है बड़ा वो मुझे 6 डिग्री दे रखा है, और इस प्रिज्म का मुझे एपेक्स एंगल निकालना है, ठीक है। इस प्रिज्म का एन भी मुझे दे रखा है 1.4, एन आर मुझे दे रखा है 1.28, ठीक है ना। इस मीडियम का वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे दे रखा है, एन भी मुझे दे रखा है 1.80, और रेड का मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.62, ठीक। येलो का तुम खुद भी निकाल लोगे, ठीक है। हमने इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट पर इस तरफ से कोई ना कोई व्हाइट लाइट भेज दी बेटा। सवाल है फाइंड ए डैश, ए डैश मतलब दूसरे वाले प्रिज्म का एंगल फोर एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। दूसरा सवाल और पूछ रहा हूं, ऑल्सो फाइंड नेट डेविएशन। भाई नेट डिस्पर्शन तो जीरो है क्योंकि एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन पूछा है ना, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन तो नेट डिस्पर्शन जीरो होता है। लेकिन ऑल्सो फाइंड नेट डेविएशन। सर नेट डेविएशन किसका पूछ रहे हो, रेड का पूछ रहे हो, वायलेट का पूछ रहे हो, कुछ नहीं बोल रखा, तो ऑफ कोर्स बेटा नेट डेविएशन किसका पूछ रखा होगा, मीन का। मीन कौन, येलो। निकाल देंगे बेटा, निकाल देंगे। एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन के लिए मेरे वजह जानते हैं कि हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला था कि इसने जो डिस्पर्जन किया होगा और इसने जो डिस्पर्जन किया होगा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में किया होगा, और नेट डिस्पर्जन के लिए θ1 इक्वल्स टू θ2। इसका डिस्पर्जन होगा NV माइनस NR इंटू एपेक्स एंगल 6 डिग्री शुड बी इक्वल टू
एन वी माइनस एन आर इंटू ए डैश। बेटा ये तो कितना आ गया 0.12, ये कितना आ गया बेटा 18, ठीक है। ए डैश की बेटा वैल्यू आ गई है, कितने की बेटा 4 डिग्री। ए डैश की वैल्यू आ गई है 4 डिग्री। बड़े आराम से कर दिया अपने। एन वी माइनस एन आर इंटू ए इज इक्वल्स टू एन वी डैश माइनस एन आर डैश इंटू ए डैश। ये वाला फॉर्मूला हम पहले से याद भी कर चुके हैं। अगले काम मुझसे पूछा, बताओ नेट डेविएशन क्या होगा। अब बड़ा ऑब्वियस बात है कि नेट डेविएशन विल बी डेल्टा डेविएशन ऑफ दिस माइनस डेविएशन ड्यू टू सेकंड। डेविएशन किसका? ऑफ कोर्स येलो का, येलो का। लेकिन सर इसकी येलो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे नहीं रखा। अगर येलो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दे रखा तो मैं कहूँगा कि इन दोनों का एवरेज लो, 1.40 प्लस 1.28 डिवाइड बाई 2। मेरे पास बड़ा कितना आ गया 1.34 आ गया बेटा, चेक करना। तो आप इसके लिए बोल सकते हो कि 1.34 माइनस 1 इंटू इसका एपेक्स एंगल कितना है बेटा 6 डिग्री माइनस दूसरे का डेविएशन। येलो का लिखना है, लेकिन येलो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दे रखा, एवरेज ले लो। इसके येलो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा बेटा कितना 1.80 प्लस 1.62 डिवाइड बाई 2। बेटा कितना हो गया? शायद बेटा 1.71 हो गया होगा, चेक करना। 1.71 माइनस 1 इंटू 4 डिग्री, बट ऑफ कोर्स मोर, दैट इज 0.34 इंटू 6 डिग्री 0.71 इंटू 4 डिग्री, ठीक है। हाँ बेटा 2.04 माइनस 2.84 में से बेटा 2.04 निकला बेटा, मेरे ख्याल से 0.80 आ गया ऑफ कोर्स डिग्री। ये आपका नेट डेविएशन आ गया। कैलकुलेशन एक बार आप चाहो थोड़ा वापस से चेक कर लेना बेटा, मैंने तो मेरे ख्याल से सही की है, ठीक है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलो बेटा एक सवाल और करते हैं। हमारे पास इस तरह का अरेंजमेंट है कि हमारे पास ये कोई प्रिज्म है, ठीक है बेटा। इस प्रिज्म का जो एपेक्स एंगल है वो मुझे पहले से दे रखा है 4 डिग्री। मेरे पास एक दूसरा प्रिज्म और है, ऐसे दूसरा प्रिज्म बेटा और है। दूसरे प्रिज्म का मुझे एपेक्स एंगल ऐसे पता नहीं है, मैंने उसको एक बार लिख दिया ए डैश, ठीक है। इसका जो येलो का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा, पहले वाले का येलो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब येलो कलर के लिए इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मुझे 1.4 दे रखा है। और दूसरा वाला जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स येलो के लिए ही मुझे 1.3 दे रखा है, ठीक है। यहां तक ठीक है बात। अगली बात होगा इसका डिस्पर्सिव पावर मुझे 0.2 दे रखा है, 0.25 दे रखा है, और इसका डिस्पर्सिव पावर मीडियम का मुझे 0.30 दे रखा है। लेट्स छोटे मोटे सवाल है, सुनिएगा। फाइंड ए डैश
फॉर डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन। ठीक है, डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन मतलब जिसमें नेट डेविएशन 0 होती है ना। फिर अगला सवाल, फाइंड नेट डिस्पर्जन। भाई नेट डेविएशन 0 हुई, नेट डिस्पर्जन 0 थोड़ी हुई, नेट डिस्पर्जन कितना आएगा निकाल देंगे, बड़े आराम से निकाल देंगे। सुनना बेटा, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं किसी तरह से नेट डेविएशन जो है वो आपकी 0 हो जाए। नेट डेविएशन 0 कैसे होगी, ये वाला प्रिज्म डेविएट करेगा इस तरफ, ये वाला प्रिज्म डेविएट करेगा इस तरफ, तो हमें तो सिंपली क्या काम करना है, डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू डेल्टा 2। डेल्टा 1 कितना होगा बेटा, अच्छा किसका डेविएशन 0 करना होता है, तो आप बेटा घर से बैठे बैठे चीख चीख के बोल रहे होंगे सर ऑब्वियस बात है कि हमें तो एवरेज 0 करना, और एवरेज कौन है हमारा, येलो है। येलो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, तो 1.4 माइनस 1 इंटू 4 डिग्री, बेटा कितना आ गया, 0.4 इंटू 4 डिग्री कितना हो गया, 1.6 डिग्री। ये पहले वाले का डेविएशन है, दूसरे वाले का डेविएशन भी इतना ही होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए। अच्छा, बस वो अपोजिट डायरेक्शन में है, क्या होगा, एन वाई डैश 1.3 माइनस 1 इंटू ए डैश, मेरे पास आ गया 1.6 इज इक्वल्स टू 0.3 इंटू ए डैश। ए डैश की वैल्यू मेरे पास आ गई है 16/3 डिग्री। ए डैश मेरे पास आ गया 16/3 डिग्री, ये हमारा आंसर। आप बोलोगे सर वो नेट डिस्पर्जन भी पूछ रखा है, बड़ा बिल्कुल पूछ रखा है। नेट डिस्पर्जन 0 नहीं है बेटा, क्योंकि दोनों का मीडियम अलग अलग है, नेट डिस्पर्जन 0 नहीं हो सकता। डेविएशन नेट 0 है, सही बात है, नेट डिस्पर्जन भी 0 वो तो सिर्फ तब होता जब इसका और इसका ओमेगा सेम होता, अब नहीं होगा। तो नेट डिस्पर्जन आखिर होगा कितना, नेट डिस्पर्जन ऑफ कोर्स होगा θ1 माइनस θ2। सर थीटा निकालने तो NV और NR चाहिए, हाँ बेटा चाहिए, लेकिन हमारे पास एक जुगाड़ और भी तो है कि हम पहले वाले प्रिज्म का डिस्पर्सिव पावर डिवाइड बाई पहले वाले प्रिज्म का डेविएशन इज इक्वल्स टू ω1 में तो लिख सकते हैं, और ω1 में सवाल में दे रखा है, तो हमारा ऐसे काम चल जाएगा। हम बड़े आराम से लिख सकते हैं कि इट इज़ ω1 इंटू डेल्टा 1, इसी तरह से इसको हम लिख सकते हैं माइनस ω2 इंटू डेल्टा 2। अब मेरे बच्चे बोलेंगे सर डेल्टा 1 और डेल्टा 2 तो सेम है, ये तो हम करके देख चुके हैं, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। बेटा डेल्टा आया कितना था, 1.6, बेटा 1.6 आया था डेल्टा दोनों का, उसको बाहर निकाल लिया, मोड में सिर्फ और सिर्फ ω1 माइनस ω2, दैट इज 1.6 मल्टीप्लाइड बाई ω1 माइनस ω2 या फिर ω2 माइनस ω1, एक ही बात है, दैट इज 0.05। ये आंसर आ गया। ये है ना, बड़ा ही हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आ गया नेट डिस्पर्शन। एक मिनट ये नहीं बढ़िया, ठीक है बेटा, मेरे ख्याल से आप बात को तो समझ ही गए होंगे। आगे चलते हैं, चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एक छोटा सा टॉपिक और है, बड़ा हेडिंग लिखिएगा। नेक्स्ट इज chromatic aberration in lens। क्या अर्थ है बेटा इनसे बातों को धीरे धीरे देखते हैं। क्रोमेटिक मतलब मैं एक बार आपको पहले ही बोल चुका हूं, समथिंग रिलेटेड टू कलर। क्रोमेटिक मीन्स समथिंग रिलेटेड टू कलर। एबरेशन मतलब बेटा कोई कमी, कोई खामी या कोई एरर। एबरेशन मीन्स सम एरर, मतलब हमारे जो डिजायर्ड रिजल्ट थे उनसे अगर हल्का फुल्का कोई एट्रीशन रहता है, हल्का फुल्का कोई डिफरेंस रहता है, तो उसे हम एबरेशन या फिर एरर कह सकते हैं।
अब सुनना बेटा मेरी बात, मान लीजिए कि आपके पास कोई इस तरह से कन्वर्जिंग लेंस है बेटा, इस तरह से कोई कन्वर्जिंग लेंस है और ये इस कन्वर्जिंग लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस है। इस कन्वर्जिंग लेंस पर हम लोगों ने कोई लाइट गिरा दी ऐसे। जो लाइट गिराई है वो हमने वाइट लाइट गिराई है ऐसे, हमने वाइट पैरेलल लाइट गिराई है ऐसे, वाइट पैरेलल लाइट गिराई है। मैं लिख भी दूं, इट इज वाइट लाइट। व्हाइट लाइट के अंदर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड सब होंगे। हम जानते हैं कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड जैसे जैसे आगे आओगे वैसे वैसे लगातार लैम्डा बढ़ेगा। लेकिन वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट लाइट के लिए सबसे ज्यादा होगा और ऑफ कोर्स बड़ा रेड लाइट के लिए सबसे कम होगा, ये तो हम जानते ही। अब हम ऐसा कह सकते हैं कि फॉर्मूला हमारे पास है फोकल लेंथ का 1/f इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये जो 1/r1 माइनस 1/r2 है ये तो ज्योमेट्रिकल चीजें हैं। सिर्फ इस n को देखो यार, वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट कलर के लिए सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब वायलेट कलर के लिए फोकल लेंथ सबसे कम है, क्योंकि ये n ऊपर है बेटा f नीचे है। इसका मतलब वायलेट के लिए फोकल लेंथ सबसे कम है। वायलेट की फोकल लेंथ अगर सबसे कम है तो इस बात का सीधा सीधा अर्थ ये हुआ कि वायलेट लाइट जो होगी वो ऐसे कन्वर्ज होगी, वो ऐसे कन्वर्ज होगी और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, ऑफ कोर्स दिस इज फोकल लेंथ ऑफ वायलेट, दिस इज फोकल लेंथ ऑफ वायलेट, ठीक है। और रेड जो होगी उसका n है सबसे कम, तो उसकी फोकल लेंथ सबसे ज्यादा। रेड के लिए बेटा फोकल लेंथ सबसे ज्यादा, तो रेड भी कन्वर्ज तो होगी, लेकिन रेड कन्वर्ज थोड़ा सा दूर होगी। कन्वर्जिंग लेंस पर गिराओगे तो ऑफ कोर्स बेटा कन्वर्ज तो सारे ही होंगे, लेकिन वो थोड़ा सा दूर होगी इस तरह से। और ये जो डिस्टेंस है ये आपके पास FR है, ये आपके पास FR है। सर बाकी कलर कहां पर है? बड़ा ऑब्वियस बात है, आपने भी सोचना स्टार्ट कर लिया होगा कि अगर यहां पर वायलेट कन्वर्ज हुआ है, यहां पर रेड कन्वर्ज हुआ है, तो बाकी आपके इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज सारे के सारे बीच के अंदर कन्वर्ज हुए होंगे। तो इसका मतलब हमारे लेंस के अंदर एक खामी है, कमी है कि अगर उस पर अगर व्हाइट लाइट गिराई जाए तो उस सारी के सारी व्हाइट लाइट पैरेलल अगर गिराई जाए तो उसको सिर्फ एक पॉइंट पर फोकस नहीं करता, बल्कि वो इस तरह से स्प्रेड हो जाता है। दिस इनकेपेबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज व्हाइट रे एट ए सिंगल पॉइंट, दिस इनकेपेबिलिटी इज नोन एज अवर क्या बेटा, क्रोमेटिक एब्रेशन। सर नाम में क्रोमेटिक क्यों है? बड़ा क्रोमेटिक इसलिए है कि व्हाइट कलर हैज बीन स्प्लिटेड इनटू दीज कलर्स। मैंने सिर्फ और सिर्फ वायलेट और रेड ही दिखाया, मगर बाकी सारे कलर भी तो होंगे, ठीक है। सो दिस इनकेपेबिलिटी ऑफ लेंस to focus parallel beam of white light this incapability of lens to focus parallel beam of white light at a single point is known as, क्या बेटा, क्या शब्द यूज कर रहे हैं? क्रोमेटिक एबरेशन। आई होप बेटा बात तो समझ में आ गई। डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ हमारी समझ के लिए, ये डेफिनेशन कोई बेटा एनसीईआरटी में लिखी हुई नहीं है, एसएच तो बेटा ये एनसीईआरटी के सिलेबस में भी नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ अपने जेई और आईआईटी एडवांस के हिसाब से मैंने सारी बातें बोली। आई होप बेटा मेरी बात समझ में आ गई होगी। और ये जो सेपरेशन है, FR
माइनस एफ वी। ये जो एफ आर माइनस एफ वी है, इससे हम नाम दे रहे हैं, क्या नाम दे रहे हैं बेटा? लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एबरेशन। इसे हम नाम दे रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एबरेशन। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बेटा LCA भी कह सकते हैं। LCA स्टैंड्स फॉर लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एबरेशन, दैट्स इट। फेयर एनफ। ये जो LCA है, लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एबरेशन है, जिसे हम FR माइनस FV लिख रहे हैं, इससे आप बड़ा माइनस DF भी लिख सकते हो। DF तो तुम समझ ही गए कि सर DF मतलब N में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में छोटा सा चेंज होगा, उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में छोटे से चेंज के कारण फोकल लेंथ में छोटा सा चेंज होगा, तो ऑफ कोर्स इस FR माइनस FV को हम DF लिख सकते हैं। ये माइनस क्यों लगाया बेटा? माइनस इसलिए लगाया क्योंकि ये जो F वेरी कर रहा है ये N के साथ वेरी कर रहा है, और हम जानते हैं कि जैसे जैसे आपका N बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका F घट रहा है, तो वो माइनस साइन हमने वो उस चीज़ को इनकॉर्पोरेट करने के लिए लगा दिया है। माइनस किस बात के लिए लगा दिया है कि बेटा अगर N बढ़ेगा तो आपका F जो है वो घटेगा, तो ये जो आपका DF है वो इस कारण से नेगेटिव आएगा। लेकिन हमारा लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एबरेशन तो एक अपने आप में डिस्टेंस है, उसको पॉजिटिव करने के लिए जानबूझ के मैंने एक माइनस साइन बाहर लगा दिया है। ठीक है, DF अपने आप में नेगेटिव है, मैंने जानबूझ के एक माइनस साइन और लगा दिया। फेयर एनफ। दिस इज योर बेटा लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एबरेशन। लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एबरेशन को लेकर मुझे एक छोटी सी बात और बोलनी है। ठीक है बेटा, सुनना सुनना बेटा सुनना। हमारे पास फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ का फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। एक काम कर बेटा, इस इक्वेशन को ना एक बार डिफ्रेंशिएट कर दे। ठीक है, 1/f का डिफ्रेंशिएशन होगा 1/f स्क्वायर इंटू DF। बेटा इतना डिफ्रेंशिएशन तो आता है अपन को। n ही तो चेंज हो रहा है, n का डिफरेंशियल होगा dn। बड़ा 1 तो आपका कांस्टेंट है, ये 1/r1 माइनस 1/r2 वैसा का वैसा। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। एक काम कीजिए, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कीजिए। इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1 कीजिए। जैसे इक्वेशन 2 को मैंने इक्वेशन 1 से डिवाइड किया, बड़ा ये 1/f तो गायब हो जाएगा और मेरे पास आ जाएगा माइनस DF/f। माइनस DF/f इज इक्वल्स टू dn/n माइनस 1। बड़ा ये 1/r1 माइनस 1/r2 तो कैंसिल हो गया। ये dn/n माइनस 1 हमें याद है, बड़ा याद कर। dn इज स्मॉल चेंज इन n, मतलब स्मॉल चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम ड्यू टू स्मॉल चेंज इन लैम्डा। बड़ा आपको याद आ गया होगा। दिस इज ऑफ कोर्स NV माइनस NR या आपका NY माइनस 1। मैंने आपको सिखा रखा है कि इट इज नोन एज योर, क्या नाम था बेटा इसका, डिस्पर्सिव पावर। ये आपका डिस्पर्सिव पावर, और आप यहां से बड़े आराम से कह सकते हो कि माइनस DF इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू एफ। लिए ले बेटा, ये आपके लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन का एक फॉर्मूला और आ गया। अच्छा फॉर्मूला है, अपने आप में जो चीज़ें आपको करा रहा हूं मैं, ये अपने आप में बेटा सवाल है। ठीक है, ये कोई थ्योरी नहीं है, अपने आप में सवाल के सवाल ही है। ठीक है, आई रियली होप आपको सारी की सारी बात समझ में आ ही गई होगी। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। एक सवाल करें, देखते हैं बेटा आप कितनी बात समझो। सुनिए बेटा, ये एक लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है। इस लेंस के लिए बोल रखा है, सवाल में आपको गिवन है कि इस लेंस की फोकल लेंथ रेड के लिए 100 सेंटीमीटर है, वायलेट कलर के लिए इसी लेंस की फोकल लेंथ 98 सेंटीमीटर है, और इसी लेंस की फोकल लेंथ येलो कलर के लिए, येलो इज ऑफ कोर्स द एवरेज है ना, उसके लिए बड़ा फोकल लेंथ आपकी 99 सेंटीमीटर है। यह सवाल में आपको गिवन है। ठीक है, फाइंड dispersive power. When I say dispersive power, I obviously means omega. Find dispersive power of the glass by which lens is made.
लेंस जिस भी ग्लास से बना है उसका बेटा डिस्पर्सिव पावर मतलब ओमेगा बताओ। बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। सबसे पहले इस लेंस की फोकल लेंथ रेड के लिए बेटा 1 फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये फॉर्मूला है। और रेड के लिए 1/100 सेंटीमीटर शुड बी, इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड के लिए -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। वायलेट के लिए 1 फोकल लेंथ इज ऑफ कोर्स 98 सेंटीमीटर, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट -1 इंटू बेटा 1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। येलो के लिए 1/99 is equals to refractive index for yellow -1 into 1/r1 minus 1/r2. This is my question number 3rd. मुझे चाहिए डिस्पर्सिव पावर, जिसे वैसे तो हम dn/n-1 लिखते हैं, लेकिन हम इसका बेसिक अर्थ जानते हैं। dn मतलब nv माइनस nr, n-1 मतलब n एवरेज या n मीन इज बट ऑफ कोर्स येलो -1। ये कैसे निकालो? NV माइनस NR अपॉन NY -1 कैसे निकालो? तो मेरे पास एक प्लान है बेटा, मेरे पास एक प्लान है। NV माइनस NR अपॉन NY -1 तब आ जाएगा जब आप इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करोगे और उसको इक्वेशन नंबर 3 से डिवाइड कर दोगे। इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर दो और इस इक्वेशन से डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो ये जो 1/r1 माइनस 1/r2 ये गायब हो जाएगा और हमारा बड़े आराम से काम बन जाएगा। ठीक है, ये आप बेटा खुद कर लेना। इसमें से इसको माइनस किया और इससे डिवाइड किया, ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आएगा। इसमें से इसको माइनस किया तो मेरे पास आ गया 1/98 माइनस 1/100 डिवाइड बाई दिस, दैट इज 1/99। That has become बेटा कितना 100 माइनस 98 is 2/98 इंटू 100 बेटा 99 चला जाएगा ऊपर। बेटा मेरे पास ये आ गया दैट इज 99/4900। ये हमारा आंसर आ चुका है। एंड वी नो इट वेरी वेल कि इट इज ऑफ कोर्स यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डिस्पर्सिव पावर पूछा, डिस्पर्सिव पावर के पास ना तो बेटा कोई यूनिट होती है ना ही कोई डायमेंशन होती है। ठीक है बच्चा, आगे चलिए बेटा, ये हमने अभी तक देखा कि लेंस के अंदर किस तरह से क्रोमेटिक एबरेशन आती है। अब बात करते हैं कि आखिर हम लेंस में से क्रोमेटिक एबरेशन हटाएं कैसे, रिमूव कैसे करें। एक हेडिंग लिखी बेटा, नेक्स्ट इज हाउ टू रिमूव क्रोमेटिक एबरेशन। मेरे पास एक प्लान है क्रोमेटिक एबरेशन हटाने का, मेरे पास एक प्लान है। सुनना बेटा, हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एबरेशन था उसका फॉर्मूला आया था बेटा, क्या फॉर्मूला आया था? ओमेगा इंटू एफ। अब सुनना बेटा, जो आपका कन्वर्जिंग लेंस होगा, जो आपका कन्वर्जिंग लेंस होगा उसके लिए आपकी फोकल लेंथ तो पॉजिटिव होगी। उसके लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी तो उसका लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एबरेशन जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। जो आपका डाइवर्जिंग लेंस है उसमें एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा बेटा। जो आपका डाइवर्जिंग लेंस है उसमें लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एबरेशन जो होगी बेटा दैट इज माइनस डी एफ, उसकी वैल्यू होगी ओमेगा इंटू एफ, मगर एफ तो उसका नेगेटिव है तो उसका लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एबरेशन आ जाएगा नेगेटिव। तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि दो लेंसेज यूज करूँ बिल्कुल चिपका के, बिल्कुल नज़दीक, और दोनों लेंसेज को इस तरह से यूज़ करूँ कि उसमें से एक कन्वर्जिंग हो और एक डाइवर्जिंग हो। तो एक का लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एबरेशन नेगेटिव आ जाएगा और एक का पॉजिटिव आ जाएगा। और अगर हम ढंग से उनकी वैल्यूज़ को सेट करते हैं तो हो सकता है कि नेट लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एबरेशन जो है वो 0 आ जाए। देखना कैसे, आपके पास ये एक लेंस जिसकी फोकल लेंथ f1, दूसरा मैंने जानबूझ के डाइवर्जिंग लिया है जिसकी फोकल लेंथ f2, बट f2 पक्की बात है नेगेटिव होना चाहिए। ठीक,
हम जानते हैं कि ये दोनों लेंसेज अगर इस तरह से नजदीक नजदीक में पड़े तो इट विल एक्ट लाइक ए सिंगल लेंस हुज फोकल लेंथ इज गिवन बाई, आई होप बेटा आपको फॉर्मूला याद है, 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। f1 और f2 की फोकल लेंथ में हल्के हल्के चेंज होंगे, तो ऑफ कोर्स जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है उसकी फोकल लेंथ में हल्के हल्के चेंज होंगे। उन हल्के हल्के चेंजेस को रिलेट करने के लिए मैं इस पूरी की पूरी इक्वेशन को इंडिपेंडेंटली डिफरेंशिएट कर रहा हूं। इसका डिफरेंशिएशन आएगा माइनस 1/f इक्विवेलेंट का स्क्वायर इंटू df। इसका डिफरेंशिएशन आएगा माइनस 1/f1 का स्क्वायर इंटू df1। इसका डिफरेंशिएशन आएगा माइनस 1/f2 का स्क्वायर इंटू df2। ठीक है बच्चों, ओ सॉरी ये df इक्विवेलेंट मेरे पास आ गया, बट माइनस कैंसिल, df इक्विवेलेंट अपॉन f इक्विवेलेंट का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू, ये जो बड़ा df1 है, df1 जो है वो मैं आपको निकाल के दिखा चुका हूं। df1 कैन बी रिटन एज माइनस ω1 इंटू f1 माइनस, बड़ा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, df1 खुद, अच्छा बड़ा मैं वो प्लस हटा दिया, यहाँ माइनस, एक मिनट, एक मैं वापस से लिखता हूँ। जैसे दिस इज ऑफ कोर्स df1 अपॉन f1 का स्क्वायर प्लस df2 अपॉन f2 का स्क्वायर। अब मेरे बच्चे इस बात को जानते हैं कि ये जो df1 है इट इज बेसिकली माइनस ω1 f1 अपॉन बड़ा ऑफ कोर्स f1 का स्क्वायर, df2 इज ऑफ कोर्स माइनस ω2 f2 अपॉन f2 का स्क्वायर, f2 कैंसिल, f1 कैंसिल, और हमारे पास बड़े आराम से एक फॉर्मूला आ गया कि df इक्विवेलेंट अपॉन f इक्विवेलेंट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ω1 अपॉन f1 माइनस ω2 अपॉन f2। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि आपका जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है उसके अंदर किसी तरीके से कोई लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन इक्विवेलेंट में ना हो। अगर इक्विवेलेंट में कोई लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन ना हो तो हम ये चाहेंगे कि हमारा जो ये df इक्विवेलेंट है ये जीरो हो, और इस df इक्विवेलेंट को जीरो करने के लिए हमारे पास इक्वेशन आ गई है ω1 अपॉन f1 इज इक्वल्स टू माइनस ω2 अपॉन f2। और यहाँ से मेरे पास कितना प्यारा सा रिजल्ट आ गया बेटा, क्या रिजल्ट आ गया कि f1 अपॉन f2 शुड बी इक्वल टू माइनस ω1 अपॉन ω2। इसका मतलब अगर आप चाहते हो कि नेट लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन जीरो हो तो उसके लिए आपको दो लेंसेज इस तरह से सीरीज में लगाने पड़ेंगे, और उन लेंसेज की फोकल लेंथ का जो रेशियो है वो उन लेंसेज के जो मीडियम है उनके डिस्पर्सिव पावर के रेशियो के बराबर होनी चाहिए। ये माइनस साइन तो सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा है कि f1 और f2 का साइन अपोजिट है, साइन अपोजिट है तो ऑब्वियस बात है कि ये कन्वर्जिंग है तो ये डाइवर्जिंग है, बस इतनी सी बात है, और कोई बड़ा इसमें बात नहीं है। अच्छा रिजल्ट है, हो सकता है बेटा कभी आपके काम आ जाए, जेई मेन के हिसाब से तो नहीं लेकिन IIT एडवांस के हिसाब से हो सकता है कभी ना कभी आपके काम आ जाए। पूरा प्रोसेस इंपॉर्टेंट है IIT एडवांस के हिसाब के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि IIT एडवांस के अंदर इस तरह की बात कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो पूछ ही सकते हैं। आई होप यू गेट द पॉइंट। आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, बड़ा अगली हेडिंग लिखते हैं, बड़ी हेडिंग है, एक तरह से आप इसे अलग से चैप्टर मान सकते हो, दैट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। हालांकि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर सारी की सारी बातें बेटा वही हैं जो हमने रे ऑप्टिक्स में या फिर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ी थी, कोई ऐसे नई बातें नहीं है, थ्योरेटिकली कोई नई बात नहीं आएगी। हाँ इन्फॉर्मेटिव बातें नहीं आ सकती है, लेकिन जो हमने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं दे आर मोर और लेस, जो भी हमने बेसिक्स पढ़ रखे हैं दे आर मोर और लेस एनफ। हाँ मैंने अलग से एज ए चैप्टर टाइप इसलिए लिख दिया क्योंकि HCV के अंदर भी अलग से ये चैप्टर की तरह दिखा रखा है। अपनी शीट में तो सारे के सारे सवाल ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के एक साथ ही, ठीक है, तो आपको ऐसे कोई खास चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे पहले जो हम इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं बेटा, हम वो एक बार के लिए पढ़ रहे हैं ह्यूमन आई। बेटा हमारी आंखें भी अपने आप में एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तो है ही, एक ऐसा लेंस है जो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकता है, जो अपनी फोकल लेंथ को
एडजस्ट कर सकता है। हमें इसके पीछे की बायोलॉजी को बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि हो सकता है कि बेटा आप लोगों ने शायद 10th क्लास में हल्की फुल्की इसकी बायोलॉजी वगैरह पढ़ी भी हो, लेकिन हमारे फिजिक्स के हिसाब से अगर देखें या फिर जेई मेन या फिर बिट सेट या फिर IIT एडवांस या फिर फिजिक्स ओलंपियाड के हिसाब से अगर देखें तो उसकी बायोलॉजी हमारी किसी काम की नहीं है। ह्यूमन आई जो है ये अपने आप में किस तरह का अरेंजमेंट है उसे हम बड़ा आराम से देखते हैं। मैं एक बार ना ह्यूमन आई के बारे में सारी बातें बोल रहा हूँ और वो उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो बड़ा किसी तरह के स्पेक्टेकल्स यूज़ नहीं करते हैं, किसी तरह कोई चश्मा यूज़ नहीं करते जैसे मैं, है ना। बाकी बड़ा जो लोग स्पेक्टेकल्स यूज़ करते हैं उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उनकी आंखों में किस किस तरह के डिफेक्ट होते हैं, उसको हम थोड़ा थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले हमारी आई बिल्कुल परफेक्ट है, उन लोगों के लिए बात कर रहे हैं, नॉट यूजिंग स्पेक्टेकल्स, बेटा किसी प्रकार के कोई नजर वाला चश्मा आप यूज नहीं कर रहे हो, उन लोगों की बात करते हैं। चलो बच्चों, सबसे पहले हाँ बेटा ये आपके पास लेट्स बेटा ये कोई आई है, ठीक है, ये आपके पास बड़ा आई है। इस आई में सबसे पहले आगे आगे बड़ा ये आई का लेंस होगा। इस लेंस के आस पड़ोस में बेटा कुछ मसल्स होंगी इस तरह से, इसे हम सेलेरियल मसल्स कहते हैं। इन मसल्स का जो काम है, इन मसल्स का जो काम है वो है इस लेंस के रेडियस ऑफ कर्वेचर को चेंज करना। यूं पिचकाएंगे थोड़ा रेडियस ऑफ कर्वेचर घट जाएगा, यूं आएगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ जाएगा। तो इन मसल्स का जो काम है वो है इस लेंस के रेडियस ऑफ कर्वेचर को चेंज करना। रेडियस ऑफ कर्वेचर को चेंज करना मतलब बेटा ऑफ कोर्स फोकल लेंथ को चेंज करना। रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज होगा तो हमारे इस आई का फोकल लेंथ भी चेंज हो सकता है, ठीक है। जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है बेटा वैसे वैसे जो मसल्स होती हैं इनका बेटा ऑफ कोर्स जो प्रेशर लगाने का या फिर फोर्स लगाने की जो टेंडेंसी होती है लगातार कम होती रहती है और फिर आपके जो फोकल लेंथ है वो बढ़िया तरीके से चेंज नहीं हो पाती और उस केस में हम लोग ऑफ कोर्स बेटा स्पेक्टेकल्स यूज करने पड़ते हैं, तो हम बाद में देख लेंगे। ये बेटा आपका लेंस है, इस लेंस के आसपास बड़ा सेलेरी मसल्स होती हैं। सेलेरी मसल्स का काम सिर्फ और सिर्फ इस लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर को चेंज करना एंड हेंस इस लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करने का काम है। ये जो हमारी आई है इसका डायमीटर जो है वो रफली, बड़ा रफली बोल रहा हूं 2.5 सेंटीमीटर है। इंसानों के लिए ये जो डायमीटर है, आंख को बेटा मैं एक तरह से स्फीयर टाइप मान रहा हूँ, इस स्फीयर का जो डायमीटर है रफली बेटा 2.5 सेंटीमीटर है। ये बहुत ही मैंने सब्जेक्टिव वैल्यू लिखी है, हर इंसान की अलग अलग हो सकती है। पता लगा आपने बेटा किसी के लिए कह दिया सर इसका आंख का डायमीटर तो सिर्फ और सिर्फ 2.49 सेंटीमीटर है, सर ज़रूरी इंसान नहीं होगा, ऐसा नहीं बेटा। ये 2.5 मैंने एवरेज टाइप लिखा है, ठीक है। किसी किसी की मोटी होती है, किसी की आंख थोड़ी सी पतली होती है, थोड़ा डिफरेंस तो चलता ही है। अब मान लीजिए मजे की बात यह कि यहां कहीं कोई अगर ऑब्जेक्ट है, लेट्स से बेटा यहां कहीं कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये जो लेंस होगा प्यारे बच्चों, ये जो लेंस होगा ये इसकी इमेज बनाएगा। ये जो लेंस होगा इसकी इमेज बनाएगा और वो इसकी इमेज बनाएगा ऐसे। इमेज बनाएगा ऐसे। दिस विल बी योर A डैश, बेटा दिस विल बी योर B डैश। ये जो इमेज बनी है ये बनी है इस आई के बेटा इस स्फीयर के लास्ट वाले पॉइंट पर, इस स्क्रीन पर, जिसे हम रेटिना कहेंगे। ये आपकी बेटा इमेज, ये आपकी बेटा इमेज। जो इमेज है वो एक तरह से स्क्रीन पे बनी है तो ऑब्वियस बात है कि ये इमेज बेटा आपके पास रियल है, और जो भी इमेज बनी है बेटा आपके पास वो इस तरह से इन्वर्टेड है। तो आई जो इमेज बनाती है वो हमेशा इस तरह से इन्वर्टेड इमेज बनाती है। रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनेगी तो इन्वर्टेड ही बनेगी। हाँ वो अलग बात है बेटा, उसमें उसके बाद और भी कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं जिससे वापस से इस इमेज को हम इरेक्ट करके फिर ढंग से देख पाते हैं, ठीक। ये आपकी बेटा इमेज। फिर ना ऑब्जेक्ट बहुत दूर भी हो सकता है, काफ़ी नज़दीक भी हो सकता है, दोनों केस को हम बड़े आराम से देखते हैं। अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ ये वाली बात समझें कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो बेटा आपकी इमेज यहाँ है। इस ऑब्जेक्ट से रेज आएंगे, ये वाले साइड प्लस, बेटा वाले साइड माइनस। इस लेंस की बेटा लेट्स से फोकल लेंथ x, ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि बेटा यहाँ से x डिस्टेंस अगर दूर है तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि इमेज की वैल्यू तो फिक्स है, v तो फिक्स है। बेटा बताइए v की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलो सर v की वैल्यू नजर आ रही है, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। हाँ जो हमारा u है उसकी वैल्यू बेटा फिक्स नहीं है, u की वैल्यू को हम बड़े आराम से क्या लिख सकते हैं -x। रही बात बेटा फोकल लेंथ की, हम फॉर्मूला जानते हैं कि 1/v -1/u इज इक्वल्स टू 1/f।
बेटा व्हाट इज 1/v, दैट इज 1/2.5 माइनस 1/u, u क्या बेटा -x इज इक्वल्स टू 1/f। यहाँ से आप बड़े आराम से कह सकते हो कि फोकल लेंथ की बेटा वैल्यू आ जाएगी। बेटा देखना कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2.5 इंटू एक्स अपॉन 2.5 प्लस एक्स। अगर ऑब्जेक्ट अलग अलग जगह होगी, ऑब्जेक्ट अगर अलग अलग जगह होगी तब भी इमेज तो बेटा हमेशा यही बनेगी। तो ऐसे केस में ऑफ कोर्स एक्स की वैल्यू वेरी करेगी, एक्स की वैल्यू वेरी करेगी तो फोकल लेंथ की वैल्यू वेरी करेगी। फोकल लेंथ को वेरी कराने के लिए ये ऐसा लेंथ है जिसकी फोकल लेंथ वेरी कर सकती है। जी हाँ, आई का जो लेंथ है उसकी फोकल लेंथ वेरी कर सकती है। फोकल लेंथ कैसे वेरी करेंगे, मसल्स जो होंगे बेटा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर को वेरी करेंगे। तो एक्स वेरी करेगा तो फोकल लेंथ वेरी करेगी, और वेरी कराने की जिम्मेदारी किसकी है, आई मसल्स की जिम्मेदारी बेटा फोकल लेंथ को वेरी कराने की है। आई होप बेटा इस बात को तुम समझ होंगे। मैं यहां से एक बात और बोलना चाहूंगा कि फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 2.5, बेटा मैथमेटिक्स वाली बात है, अपॉन 2.5 अपॉन x प्लस 1। अब देखो जितनी इमेज दूर होगी, जितना आपका ऑब्जेक्ट दूर होगा x की वैल्यू उतनी बड़ी होगी। x की वैल्यू जितनी बड़ी होगी ये डिनोमिनेटर उतना ही छोटा होगा। डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा फोकल लेंथ उतनी ही बड़ी होगी। तो आप कह सकते हो कि जब दूर ऑब्जेक्ट होगी उस टाइम पर हमारी आईज का फोकल लेंथ ज्यादा होगा। फोकल लेंथ ज्यादा होगा तो आई का पावर कम होगा। लेकिन अगर आपकी ऑब्जेक्ट आई के नियर हुई, अरे बेटा अगर ऑब्जेक्ट आई के नियर हुई तो एक्स की वैल्यू कम होगी। मेरे प्यारे बच्चों, अगर एक्स की वैल्यू कम हुई तो ये वाला जो वैल्यू है बेटा ये तो ज्यादा हो जाएगी। डिनोमिनेटर अगर ज्यादा हो जाएगा तो फोकल लेंथ तो छोटा हो जाएगा। तो उस केस में हमारी आई की फोकल लेंथ होगी छोटी, फोकल लेंथ होगी छोटी तो आई का पावर होगा ज्यादा। ठीक है, ये कोई याद करने वाली बात है नहीं, ये तो सिंपल हमारी जो लेंस मेकर फॉर्मूला है या फिर बेटा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f है, उससे मेरे को दिखा तो मैंने आपको ऐसा बोल दिया। ये जो ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशन के लिए इमेज मुझे 2.5 सेंटीमीटर पर ही बनाना है। इमेज तो बड़ा फिक्स होगी कि 2.5 सेंटीमीटर पर ही बनेगी। अगर मुझे इमेज 2.5 सेंटीमीटर पर ही बनाना है तो आई को अपने फोकल लेंथ को वेरी करना पड़ेगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज अकोमोडेशन। क्या बोलेंगे बेटा, अकोमोडेशन। तो इस बात को सुनना, एज द पोजीशन ऑफ object changes, comma, to make image at v equal to plus 2.5 centimeter, comma, focal length of eye lens चेंजेस। आई का जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ बड़ा चेंज होती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज अकोमोडेशन। बट दिस प्रोसेस इज नोन एज अकोमोडेशन। फेयर एनफ। चलिए बच्चों, दो स्पेसिफिक केसेस हैं उनको सुनिएगा। सबसे पहले हमारी जो आई है वो सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड स्टेट में कब होगी, या फिर बेटा ये कहूं लीस्ट स्ट्रेस्ड। हमारी आंखें लीस्ट स्ट्रेस्ड कब होंगी या रिलैक्स्ड कब होंगी, सुनना इस बात। अगर मैं ये कहूं कि लेट्स से बेटा ये आपकी आई है और ये इसका लेंस है, तो हमारी आंखें सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड स्टेट में तब होंगी जब ऑब्जेक्ट जो होगा वो इन्फिनिटी पे होगा। जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, जो आपका ऑब्जेक्ट है बड़ा वो इस तरह से इन्फिनिटी पे है। जैसे मून है बड़ा, स्टार्स हैं, अगर मून को देख रहे हो, स्टार्स को देख रहे हो तो वो एक तरह से प्रैक्टिकली हमारे लिए इन्फिनिटी पे तो है और क्या बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है। उनसे जो रेज आएंगी, ऑफ कोर्स बड़ा उनसे जो रेज आएंगी
वो चलते 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 इमेज बनाएंगे यहाँ के, इमेज बनाएंगे यहाँ के। नाउ वी नो इट वेरी वेल कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है ए बी तो इसकी इमेज है बड़ा आपके पास ए डैश डी डैश। फेयर इनफ। रेज इस तरह से आ रही है, ये वाले साइड प्लस और ये वाले साइड माइनस। इस केस में आपकी आंखों पर स्ट्रेस सबसे कम पड़ता है, मसल्स सबसे कम फोर्स लगाती है और लाइफ बिल्कुल चिल होती है, ठीक है। और ऐसे केस में आप कह सकते हो कि फॉर्मूला क्या होगा, 1/v। बड़ा v आप जानते हो ये डिस्टेंस कितनी है, दिस डिस्टेंस इज ऑफ कोर्स 2.5 सेंटीमीटर। 1/v -1/u, u को बड़ा क्या ले दूंगा -∞, इज इक्वल्स टू 1/f। सॉल्व करते बड़ा f की वैल्यू मेरे पास आ गई है 2.5 सेंटीमीटर। ये बड़ा आपकी फोकल लेंथ। और जैसा आप जानते हैं ऑब्जेक्ट इस टाइम पर सबसे दूर है, तो इस टाइम पर आपकी फोकल लेंथ मैक्सिमम है। दिस इज द मैक्सिमम फोकल लेंथ ऑफ आवर आई लेंस। आई लेंस की आपकी मैक्सिमम फोकल लेंथ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस टाइम पर पावर क्या होगा, बड़ा ऑफ कोर्स फोकल लेंथ मैक्सिमम है तो पावर तो बड़ा मिनिमम होगा, तो दैट इज ऑफ कोर्स 1/f। लेकिन बड़ा याद रखना कि जब भी पावर लिखते हैं ना तब फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में नहीं लिखते हैं, मीटर में लिखते हैं। तो क्या करूं, 2.5 × 10⁻⁻²। बड़ा मेरे ख्याल से 40 आ गया होगा। मीटर इनवर्स लिख दो या डायरेक्टर लिख दो, एक ही बात है। आइज जो होंगी वो उस टाइम पर सबसे ज़्यादा रिलैक्स्ड होंगी जब आपकी ऑब्जेक्ट जो होगी वो इन्फिनिटी पे होगी। ये बड़ा मैं किन के लिए बोल रहा हूँ, जो बड़ा स्पेक्टिकल्स यूज़ नहीं करते हैं। अदरवाइज बड़ा ऑफ कोर्स कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़ा बहुत दूर की ऑब्जेक्ट ढंग से नहीं देख पाते, उनको स्पेक्टिकल्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो हम लोग जो स्पेक्टिकल्स यूज़ नहीं कर सकते उनका फार पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी पे है। उनका फार पॉइंट मतलब वो वाला पॉइंट जहाँ तक आप बड़े आराम से देख सकते हो। हम लोगों का फार पॉइंट बड़ा कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे है। कुछ बच्चे जो बड़ा दूर की ऑब्जेक्ट को ढंग से नहीं देख पाते उनका फार पॉइंट बड़ा इन्फिनिटी पर ना होकर थोड़ा सा नज़दीक होता है। उसको वो लोग किस तरह से मैनेज करते हैं वो भी हम देख लेंगे, ठीक। आई होप बड़ा सारी बात अब तक क्लियर हो गई होगी। जिस टाइम पर आपकी आइज सबसे ज़्यादा रिलैक्स्ड होंगी, लीस्ट स्ट्रेस्ड या लीस्ट स्ट्रेन्ड होंगी, उस केस में आपकी फोकल लेंथ सबसे ज़्यादा होगी 2.5 सेंटीमीटर और पावर सबसे कम होगा, कितना बेटा, 40 डायमीटर। फेयर इनफ। ये सारे के सारी बात आपको बड़े आराम से समझ में आ गई हो। इसका दूसरा केस, इस केस में आपकी जो आंखें हैं वो लीस्ट स्ट्रेस्ड है, या फिर बड़ा ऐसे कह दूं, सॉरी लीस्ट स्ट्रेस्ड नहीं बेटा, इस लीस्ट स्ट्रेस तो हम देख चुके हैं। इस टाइम पर मैक्सिमम स्ट्रेस्ड है, या फिर कहूं तो लीस्ट रिलैक्स्ड है। इस केस में जो ऑब्जेक्ट है वो आपके बिल्कुल नजदीक आ गया है, बिल्कुल नजदीक आ गया। लेकिन बिल्कुल नज़दीक आते आते ऐसा नहीं कि बेटा ऑब्जेक्ट बिल्कुल ही यहीं आ गया, क्योंकि बिल्कुल अगर नज़दीक अगर ऑब्जेक्ट आ जाएगा ना फिर तो हमें वो ऑब्जेक्ट साफ नज़र नहीं आएगा, धुंधला नज़र आएगा। तो ऑब्जेक्ट इस केस में आ जाता है एट नियर पॉइंट। ये जो नियर पॉइंट होता है ये वो लोग जो स्पेक्टिकल्स यूज नहीं करते हैं उनके लिए 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है बेटा, 25 सेंटीमीटर। जो स्पेक्टिकल्स यूज नहीं करते हैं बेटा वो 25 सेंटीमीटर तक तो ऑब्जेक्ट बड़े आराम से देख पाते हैं। उसके जैसे ऑब्जेक्ट और नजदीक आती है तो फिर भी वो हल्का फुल्का देख पाते हैं, लेकिन उनको थोड़ा धुंधला नजर आना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे केस में अगर आपके पास इस तरह से आई है और ये आपके आई का लेंस है और ये बड़ा आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है और ऑब्जेक्ट बड़ा आपको इस तरह से, सॉरी इमेज आपको ऑफ कोर्स 2.5 सेंटीमीटर पर बनाना है। तो आपका ऑब्जेक्ट नज़दीक अगर लाओगे फोकल लेंथ घटेगी, लेकिन ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट को बिल्कुल एकदम आई के पास ले आओगे, बड़ा फिर तो धुंधली इमेज बनेगी। तो आप है ना सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट को यहां तक ला सकते हैं। ये जो डिस्टेंस है इसको मैं कैपिटल डी बोल रहा हूं। इसकी वैल्यू बड़ा इन जनरल 25 सेंटीमीटर होती है, और इसको हम नाम देते हैं लीस्ट
डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन। नाम ही अपने आप में कितना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, साफ साफ दिखने के लिए लीस्ट डिस्टेंस। इससे नजदीक आओगे तो ऑब्जेक्ट बड़ा साफ साफ नजर नहीं आएगी। दिस इज द लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन। और इन जनरल बड़ा कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। और इस केस में आपकी आंखों पर स्ट्रेस ज्यादा होता है। हालांकि तुम 25 सेंटीमीटर से और नजदीक ले आओगे तो स्ट्रेस और ज्यादा होगा, लेकिन तो आपको साफ भी नजर नहीं आएगा। ठीक है, साफ नजर कब तक आएगा, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से लेके 25 तक है। इन्फिनिटी पर आपकी आंखों पर स्ट्रेस कम है, 25 पर आपकी आंखों पर स्ट्रेस थोड़ा ज्यादा है। 25 से और नजदीक लेके आओगे तो स्ट्रेस आंखों पर और बढ़ जाएगा। आपको फील भी होगा इस बात का। आप बड़ा अगर कोई से ऑब्जेक्ट को नजदीक लेके उस पर देखने की कोशिश करोगे तो हल्का फुल्का सर दर्द स्टार्ट हो जाएगा। देन उस टाइम आपको ऑब्जेक्ट साफ नजर नहीं आ रही है। सो ऑब्जेक्ट कहां से कहां तक हो सकती है, इन्फिनिटी से लेके 25 सेंटीमीटर तक। और जब ऑब्जेक्ट मेरे प्यारे बच्चों यहां पर होगी तो इमेज तो हम अब भी जानते हैं कहां पर होगी, इमेज तो हम अब भी जानते हैं बेटा कहां पर होगी। इमेज तो अब भी होगी ए डैश बी डैश। इमेज थोड़ा अब भी यहां पर होगी। सर इस टाइम पर फोकल लेंथ क्या होगी, देखते हैं बेटा कितनी फोकल लेंथ होगी, 1/v। बड़ा रेज आ रही है इस तरफ, ये साइड प्लस ये साइड माइनस। इमेज तो 2.5 पर रेटिना पर ही बनना है, तो 1/v माइनस 1/u। u इज ऑफ कोर्स बड़ा -25 इज इक्वल्स टू 1 फोकल लेंथ। 25 तो बड़ा एलसीएम आ गया, 10 तो बड़ा ये 1 ये। फोकल लेंथ की बड़ा वैल्यू मेरे पास आ गई 25/11। इस टाइम पर आपका ऑब्जेक्ट काफी नजदीक है। अच्छा एक बात और बोल दो बेटा, ये जो पॉइंट है ना काफी नजदीक जिस पॉइंट पे है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं नियर पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, नियर पॉइंट। ठीक है, इस टाइम पर आपकी फोकल लेंथ जो 25/11 सेंटीमीटर है, 25/11 सेंटीमीटर है। बेटा डिवाइड करना एक बार, कितना खाता है रफली 22, 30 बच गया, 80 बड़ा शायद ऐसा कुछ आएगा, एक बार चेक कर लेना। 25/11 बड़ा हमने डिवाइड किया 11 से 22, 30 बच गया बड़ा, उसके लिए 2 ठीक है 8। ठीक है, ये आपके पास बड़ा फोकल लेंथ आ गई। ये इस टाइम पर आपके पास जो फोकल लेंथ है ये मिनिमम है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इस टाइम पर पावर क्या होगा, बड़ा फोकल लेंथ मिनिमम है तो पावर मैक्सिमम है। पावर इज ऑफ कोर्स बड़ा 1 फोकल लेंथ, दैट इज 1 कितनी फोकल लेंथ है 25/11। तो मुझे लिखनी किसमें थी, मीटर में, तो बड़ा मैंने उसको 100 को ऊपर ले गया। हम बड़ा मेरे ख्याल से 44 डायप्टर आ गई होगी। तो आप याद रख सकते हो इस बात को कि इस केस में आपकी फोकल लेंथ जो आएगी वो आएगी और पावर आपकी ये आएगी। सिंपल, अच्छी सी बात है। तो मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूं कि हमारी आई जो है उसकी फोकल लेंथ जो है, उसकी फोकल लेंथ जो है वो 2.272 सेंटीमीटर से लेकर 2.5 सेंटीमीटर तक वेरी कर सकती है। या फिर पावर कहूं तो बड़ा उल्टा ले देता हूं, 44 डायप्टर से लेकर 40 डायप्टर तक वेरी कर सकती है। और ये किस लिए वेरी कर रही है, इसलिए वेरी कर रही है कि ऑब्जेक्ट अलग अलग पोजीशन पर है, इमेज आपके फिक्स है 2.5 सेंटीमीटर। एंड दिस चेंज इन फोकल लेंथ इज डन बाय द आई मसल्स। और वो आई मसल्स जो होंगी बेटा वो लेंस को ऐसे स्क्वीज कर सकती हैं और उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर को चेंज कर सकती है एंड ऑफ कोर्स फोकल लेंथ को चेंज कर सकती है। और ये जो फोकल लेंथ का चेंज होना है इट इज नोन एज, क्या शब्द यूज किया बेटा मैंने, अकोमोडेशन। लेकिन ये सारी के सारी कहानी बेटा मैंने किन बच्चों के लिए की है, किन लोगों के लिए की है, जो बेटा स्पेक्टिकल्स यूज नहीं करते। वही लोग बेटा 25 से लेके इन्फिनिटी तक ढंग से देख पाते हैं। अदरवाइज कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 25 सेंटीमीटर से लेके 10 मीटर तक देख पाते हैं, 10 मीटर के आगे साफ साफ नहीं देख पाते। कुछ एजेड लोग ऐसे होते हैं जो इन्फिनिटी से लेकर 1 मीटर तक ढंग से देख पाते हैं, लेकिन 1 मीटर से लेकर 25 सेंटीमीटर तक नहीं देख पाते। हम तो 25 तक देख पा रहे हैं, वो नहीं देख पा रहे। तो उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, उनके लिए हम आराम से डिस्कस कर लेंगे। पहले आप ये बताइए कि मेरे ख्याल से आपको ये वाली बात तो समझ में आई गई होगी। इस बात पे एक छोटा सा सवाल कर लो बेटा, एक छोटा सा सवाल कर लीजिए। सवाल इस तरह से कि आपके पास ये बड़ा कोई आई लेंस है, इस तरह से आई का बड़ा जो डायमीटर है
वो 2.5 सेंटीमीटर है और कोई ऑब्जेक्ट है बेटा यहाँ के ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस से आई लेंस से या आई से 75 सेंटीमीटर दूर है, फाइंड फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ आई लेंस। हमारा जो आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ और पावर बताइए। बता देंगे बेटा, बिल्कुल बताएंगे, क्यों बताएंगे। अब हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट भले ही 75 सेंटीमीटर पे हो, इमेज तो फिक्स है बेटा, कहाँ बनेगी 2.5 पे, रेज आएंगे इस तरफ, ये वाले साइड प्लस और ये वाले साइड माइनस। हमारे लिए तो बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है। 1/v, v इज 2.5 माइनस 1/u, u इज ऑफ कोर्स -75 इज इक्वल्स टू 1/ फोकल लेंथ। मेरे पास आ गया 1/ फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू बेटा 75 तो एलसीएम आ गया, यहाँ बेटा कितना जाएगा 30, यहाँ कितना जाएगा 30 आएगा। और हमारे पास फोकल लेंथ की बेटा वैल्यू आ गई है 75/31 सेंटीमीटर। ये बेटा आपकी फोकल लेंथ आ गई। निकालना बेटा ये वाली फोकल लेंथ आपकी जो मैक्सिमम और मिनिमम थी उसके बीच में होगी कुछ ना कुछ। रही बात बेटा पावर की, बेटा पावर इज ऑफ कोर्स 1/f, दैट इज 1/75/31। बड़ा ये तो हमने सेंटीमीटर में लिखा था, मीटर में लिखूँ तो मल्टीप्लाई विथ 10⁻⁻⁻²। ये ऊपर जाएगा तो 3100/75 डायमीटर। ये आपकी बेटा पावर है। आई होप सारी की सारी बातें आपको समझ में आई गई होंगी। आगे चलते हैं बेटा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज और डिफेक्ट्स इन आइज। बेटा आइज के अंदर किस किस तरह के डिफेक्ट्स हैं? डिफेक्ट्स इन आइज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहली बात, अच्छा बेटा मैंने एक बात बोलना भूल गया था कि मोस्टली जो मैं टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ ये जेई मेन वाले टॉपिक्स हैं। ये आईआईटी एडवांस में ऐसे डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है। हालांकि आईआईटी एडवांस में सवाल तो पूछ ही सकते हैं, बट फिर भी डायरेक्टली ऐसे सिलेबस में नहीं है। इस साल भी बेटा जेई मेन ने डिफेक्ट्स इन आइज पर सवाल पूछे हैं। ठीक, आपने बेटा नोटिस भी किया बच्चों ने। सबसे पहला है मायोपिया। मायोपिया के अंदर दूर की ऑब्जेक्ट्स उतनी क्लियर नहीं दिखती जितनी जो लोग स्पेक्टेकल्स यूज नहीं करते हैं उनको दिखती हो। मायोपिया में ये खास तौर से बेटा यंग एज में होता है। आप में से बहुत सारे बच्चों को अगर बड़ा स्पेक्टेकल्स लगे होंगे तो मायोपिया की वजह से ही लगे होंगे। ठीक, उनको दूर की चीजें इतनी साफ नजर नहीं आती होंगी। ठीक, मायोपिया को हम नियर साइटेडनेस भी कह सकते हैं। बेटा नियर साइटेडनेस भी कह सकते हैं, बेटा क्लोज साइटेडनेस भी कह सकते हो, नियर साइटेडनेस भी कह सकते हो। नियर साइटेडनेस देखने बोलने का मतलब है कि नजदीक की ऑब्जेक्ट तो बड़े आराम से नजर आती है, दूर की ऑब्जेक्ट उतनी क्लियर नजर नहीं आती। तो आप ऐसा कह सकते हो कि मायोपिया के अंदर ऑब्जेक्ट्स very far doesn't make clear image on retina। इस बीमारी के अंदर ऐसा होता है। क्या कारण होता है सुनना बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास बेटा ये कोई आई लेंस है, ये बेटा आई है, ये आई का लेंस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बड़ा बहुत दूर नहीं है, पास में ही है, ये कोई नियर वाला पॉइंट ही है। और किसी बच्चे को मायोपिया बीमारी है तो जो नज़दीक वाला ऑब्जेक्ट होगा उसकी इमेज तो बड़े आराम से रेटिना पर बन जाएगी, नो इश्यूज। ये अगर ए है, ये बी है, तो ये आपका ए डैश है, ये आपका बी डैश है, नो इश्यूज। बड़े आराम से आपकी बड़ा जो इमेज है वो शानदार तरीके से बन गई है और रेज बड़े आराम से रेटिना पर फोकस हो गई है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कहानी कुछ ऐसी हुई कि ये रहा आपका लेंस, सॉरी बेटा ये रही आपकी आई और ये रहा आपका लेंस और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस,
और ऑब्जेक्ट जो है बहुत दूर है, ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत दूर है, वेरी फार, वेरी फार। तो होगा क्या बेटा कि ये जो लेंस है ये इस बहुत दूर जो रखी हुई ऑब्जेक्ट है, बेटा लेट्स मैं एक बार इसको ऐसे दिखा दूं, लेट्स बेटा कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखी हुई, ये जो बड़ा बहुत दूर रखी हुई ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज जो है बड़ा वो ऐसे बना देगा, ऐसे कह सकते हो आप कि ये फोकस तो करेगा, लेकिन कहां फोकस करेगा, रेटिना पर नहीं, रेटिना से पहले ही फोकस कर देगा, रेटिना से पहले फोकस कर देगा। तो जिस बच्चे को मायोपिया की बीमारी होगी बेटा उसके लिए बात ये होगी कि ऑब्जेक्ट अगर वेरी फार हुआ तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूर है तो आई लेंस जो होगा वो रेटिना पर फोकस करने के बजाय रेटिना से पहले ही फोकस कर देगा। तो आप कह सकते हो कि मायोपिया का जो भी पेशेंट है, हालांकि पेशेंट तो नहीं बोलना चाहिए, मायोपिया से जो कोई सफर कर रहा है ऑफ कोर्स उसके साथ बड़ा क्या डिसेबिलिटी है कि उसका जो आई लेंस है विल कन्वर्ज द रेज even बिफोर रेटिना, रेटिना से पहले ही कन्वर्ज कर देगा, रेटिना से पहले ही कन्वर्ज कर देगा। ठीक, आई होप इट्स ओके। तो सर इसको दूर करने के लिए क्या करें बेटा, दूर करने के लिए हम बीच में एक डाइवर्जिंग लेंस कर देंगे। उस डाइवर्जिंग लेंस को लगाने से फायदा ये होगा कि भाई ये लेंस तो ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है ना एक्चुअली, तो वो जो डाइवर्जिंग लेंस होगा वो हल्का सा डाइवर्ज कर देगा और फिर ये तो ऑफ कोर्स कन्वर्ज करेगा तो थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा और रेटिना पर पहुंच जाएगा। अदरवाइज अभी तो ये बहुत ज़्यादा डाइवर्ज कर रहा है, सॉरी बहुत ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा है, तो बीच में एक लेंस लगा देंगे जो हल्का सा डाइवर्ज करेगा, तो हम बीच में एक डाइवर्जिंग लेंस लगा देंगे। ठीक है, इस बात को मैं थोड़ा सा एक तरीके से और बोलता हूँ बेटा, एक तरीके से और बोलता हूँ। इसमें है ना, जैसे मान लीजिए कि इसमें एक फार पॉइंट होता है। अब ये फार पॉइंट क्या होता है सुनिएगा, मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम लोग जो स्पेक्टिकल्स यूज नहीं करते हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, उनका फार पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी पे है, वो इन्फिनिटी तक की ऑब्जेक्ट बड़े आराम से देख सकते हैं। ऑफ कोर्स उस ऑब्जेक्ट की साइज ठीक ठाक होनी चाहिए। इन्फिनिटी पर ये एक तरह से मून, उसको हम बड़े आराम से देख सकते हैं। स्टार्स ऑफ कोर्स एक तरह से इन्फिनिटी पे हैं, बड़े आराम से देख सकते हैं। ऑफ कोर्स उनकी साइज अच्छी खासी तभी देख पा रहे हो, ऐसे नहीं कि इन्फिनिटी पर कोई आम का पेड़ लगा हो उसको देख लोगे, ठीक है, लेकिन साइज अगर अच्छी खासी होगी तो हम देख पाएंगे। जिन लोगों को मायोपिया है बेटा, जिन लोगों को मायोपिया है उनका फार पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी पर नहीं होता, वो नॉट एट इन्फिनिटी। किसी का बेटा फार पॉइंट 10 मीटर पे होगा, किसी का 5 मीटर पे, किसी का 2 मीटर पे। मान लो किसी का फार पॉइंट है 10 मीटर, तो इसका मतलब ये है कि उसको 10 मीटर तक का तो साफ दिख रहा है, 10 मीटर के आगे का उसको साफ नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि 10 मीटर के आगे जो रखी हुई ऑब्जेक्ट है बेटा, उसमें से रेज जो है वो जैसे ही आई बेटा वैसे वो कन्वर्ज हो गई। कहाँ कन्वर्ज, कहाँ हुई? रेटिना पहले, रेटिना से पहले। तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूँ, जैसे बेटा मैं एक एग्जाम्पल लूँ कि मान लो कि कोई बच्चा है जिसको मायोपिया है, जिस किसी को मायोपिया है, लेट से उसका जो फार पॉइंट है वो लेट से 5 मीटर है। तो इस बात का अर्थ ये हुआ कि अगर आपके पास ये आई लेंस और अगर ऑब्जेक्ट यहां कहीं है 4 मीटर पे है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस ऑब्जेक्ट से रेज आएंगी और बड़े आराम से रेटिना पर कन्वर्ज होंगी, बड़े आराम से रेटिना पर कन्वर्ज होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये आपका बड़ा ऑफ कोर्स आई, ये आपका आई लेंस और आपकी ऑब्जेक्ट जो है वो यहां कहीं है, आई से 6 मीटर दूर है, कितना दूर चली गई? जो आपका फार पॉइंट था उससे भी दूर चली गई। तो इससे निकली हुई जो रेज होंगी बेटा, इससे जो निकली हुई रेज होंगी वो कन्वर्ज तो होंगी, लेकिन वो कन्वर्ज कहां हो जाएंगी बेटा? ऑफ कोर्स वो रेटिना से पहले ही कन्वर्ज होंगी। काश ये लेंस इतना शानदार तरीके से कन्वर्ज ना करता, कम कन्वर्ज करता तो यहां इमेज बन जाती। कम कन्वर्ज करने के लिए मैं क्या करूंगा कि इसके साथ सीरीज में एक लेंस लगा दूंगा, कौन सा? डाइवर्जिंग। आई होप बेटा अपने इस बात को समझ गए होंगे।
मैंने कुछ ज़्यादा समझा दिया है ना, फिर भी मेरे ख्याल से आपके तो थोड़ा हेल्पफुल तो रहा होगा।